Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। अब जब वो ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसी को हम बच्चे लिखते हैं द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द maximum and constant velocity of an object falling vertically downward, falling vertically downward. Word is called terminal velocity. तो स्टूडेंट्स, ये वो वेलोसिटी होती है जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है तो वही ऑब्जेक्ट एक बच्चे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसी को बच्चे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो बच्चों, ये एक पैराट्रोपर है। अब ये पैराट्रोपर एक पैराशूट की मदद से बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। अब जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो बच्चे एक ऐसा टाइम या एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब बच्चे ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बच्चे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक फॉग ड्रॉपलेट है, ठीक हो गया। अब ये फॉग ड्रॉपलेट बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका बच्चों जो ग्रेविटेशनल एक फोर्स एक्ट करेगी तो वो बच्चे W = mg के बराबर होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो उसी के वेट के बराबर होगी। एक और फोर्स बच्चे एक्ट करेगी जो इसके बच्चे एक एंटी पैरेलल फोर्स लगेगी। तो वो बच्चे एक फोर्स होगी। तो FD = 6 pi eta RVT, इट मीन्स ड्रैग फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे बच्चे नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसके बच्चे ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती है। तो इसी को लिखते हैं फिर हम। तो स्टूडेंट्स, लिखते हैं कि व्हेन fog droplet is falling vertically downward, its velocity is increased as drag force। दी नेट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इस फॉग ड्रॉपलेट पे जो नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स will be
तो स्टूडेंट नेट फोर्स होगी हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू, ये वाला जो बच्चे वेट है ग्रेविटेशनल वेट, और माइनस कर देंगे बच्चे ये ड्रैग फोर्स। ठीक हो गया। अब बच्चे न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, W इज इक्वल टू एम जी, और माइनस बच्चों ये एफ डी किसके बराबर है, 6 पाई ईटा आर वी टी, ड्रैग फोर्स इक्वल है 6 पाई ईटा आर वी टी के इक्वल हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, अब ये वाला जो फॉग ड्रॉपलेट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बच्चे मूव करता है, तो उस वक्त बच्चे इसका जो वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे। दोबारा सुनना स्टूडेंट, जब इसी फॉग ड्रॉपलेट का बच्चे वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो उस वक्त ये फॉग ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो इसी को लिखते हैं when weight of fog droplet is equal to the drag force then droplet moving with constant velocity this constant velocity is known as terminal velocity। तो स्टूडेंट जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उस वक्त हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी को लिखते हैं बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद ये है कि उस बॉडी का बच्चों एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब बच्चों इसी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों, इसकी एक्सेलरेशन में पुट करते हैं वैल्यूज को, ए की जगह 0 और एम जी माइनस बटा 6 पाई ईटा आर वी टी, और ये वी टी बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे बच्चे 0 आ जाएगा, एम जी माइनस बटा 6 पाई ईटा आर वी टी। अब बच्चों इस वैल्यू को उठा के, ये माइनस वाली है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू बच्चे एम जी। अब बच्चों क्या करेंगे, 6 पाई ईटा आर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा 6 पाई ईटा आर। ये वाली वैल्यूज इस वैल्यूज के साथ कट गई तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला आ जाएगा। तो एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है
जब मास हमारे पास कांस्टेंट होता है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल when mass is constant। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों, अब इसके अंदर ये जो मास है बच्चों, ये एक अननोन है। अब इसी को हम बच्चे फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम एक फार्मूला लगाएंगे। एज वी नो, आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट बेटा वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, मास कैलकुलेट करते हैं। यहां से मास इज इक्वल टू रो, और यहां पे बच्चे आ जाएगा v। अब ये जो v है, इसी को हम बच्चे फाइंड करते हैं। ये जो v होता है बच्चों, ये फॉग ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। अब ये जो फॉग ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है, ये स्फीयर की शक्ल का होता है। तो फिर क्या होगा, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बेटा, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये लिखो आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको बेटा कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब बच्चों इस वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। तो मास इज इक्वल टू रो, वैसे का वैसा, और बेटा 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है, अब इसी वैल्यूज को इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन नहीं है हमारी, पुट इन सेकंड इक्वेशन वी गेट। तो बेटा पुट इन सेकंड इक्वेशन वी गेट। तो करते हैं पुट बच्चे, वी टी अपनी जगह पे वैसे का वैसा, इस मास की जगह पे बेटा पुट करूंगा। बेटा थोड़ा सा रिकेज कर दो, 4/3 पाई r क्यूब और रो। ठीक हो गया। और ये वाला g, ये g आ गया डिवाइडेड बाय, अब बच्चों 6 पाई ईटा r, तो 6 पाई ईटा r। अब बच्चों ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। तो वी टी इज इक्वल टू 4 पाई r का क्यूब रो g डिवाइडेड बाय, बेटा 6 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बन जाएगा। 8 पाई ईटा और r आ गया। अब इसको बच्चे कैंसल आउट करते हैं। देखो बच्चों, अब ये जो पाई है, इस पाई से कैंसिल, ये r है, इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चे 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। 2 2 ज़ार 4, 9 2 ज़ार 18, तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ना। तो अब करते हैं बच्चों इसको आगे मजीद। तो वी टी इज इक्वल टू 2g रो। ठीक हो गया बच्चे, 2 ये और g ये वाला हो गया, और रो और r का बच्चों स्क्वायर। ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया था, और यहाँ पे बच्चों 9 आ जाएगा। तो अब बच्चों इसके अंदर 2g रो और 9 हो गया, और ये कोफिशिएंट हो गया। ये तो तमाम कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट और इक्वल के निशान को ख़त्म करेंगे तो डायरेक्टली का निशान आएगा। तो वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चे हो जाएगा r का
स्केयर। तो स्टूडेंट्स एक और आपने बात याद रखनी है, वो क्या है, तो ये फार्मूला बच्चों उस वक्त एप्लीकेबल होता है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इज एप्लीकेबल व्हेन, जब बच्चों जब रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक हो गया बच्चों। तो ये वाला जो फार्मूला है उस वक्त एप्लीकेबल होगा बच्चों जब रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो तब हमारा वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के स्केयर के। तो बच्चों एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे बच्चों वी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, तो वी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r। ये उस वक्त होगा जब बच्चों हमारे पास मास कांस्टेंट होगा। अब बच्चों टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया।